15 तारीख को जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उच्च अधिकारियों ने जो एक मीटिंग को लेना है, जिसमें ऑल टाइप ऑफ डेली वीज़र और परमानेंट की इश्यूज़ को, उनके जो इश्यूज़ हैं उस पर एक मीटिंग की जाएगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट, और पीएचई क्लरिकल के प्रेसिडेंट मनीष जी हमारे साथ हैं। क्या इशू रहेंगे और क्या बातचीत रहेगी, इसी पे बातचीत करेंगे। जी बाबू हुसैन जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो 15 तारीख को मीटिंग होगी उसमें क्या क्या प्रश्न होंगे, जो क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे जिसको आप चाहते हो कि सॉल्व हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप हर वक्त, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं या परमानेंट मुलाजमों की बात करते हैं और उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपने पूछा कि 15 तारीख की जो मीटिंग है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी पिछले 20 और 25 साल में बड़ी मीटिंगें हुई हैं, लेकिन कहीं ग्राउंड लेवल पे मुझे नज़र नहीं आया कि इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई गई या परमानेंट की। ये तो बहुत सारी मीटिंग हुई, कमेटियाँ भी बनती हैं, उसके बाद मीटिंगें भी होती हैं, लेकिन जब तक कोई इनका ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं। और तो हम भी न्यूज़ में सुनते हैं कि SRO 64 और SRO 520 पर जो है, जो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई मीटिंग करने जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी बड़ी मीटिंग हुई है, इनका कुछ भी नहीं बना, और आज भी हम तब तक भरोसा नहीं है कि जब तक इनका कोई इशू सेटल नहीं होता। ये 1 लाख से जायद जो टेम्परेरी वर्कर कैजुअल लेबर इसमें नीड बेस। SRO 64 और SRO 520 के तहत जो भी है उसका, उसके ऊपर भी बातचीत होगी? देखिए, जहाँ तक SRO 520 है, ये जब PDP और BJP की कोलिशन सरकार थी तब इन्होंने SRO 520 बनाया गया, लेकिन हमने उस वक्त भी इसको SRO 520 को रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमारी ये डिमांड है। SRO 520 एक परमानेंट पॉलिसी नहीं है। इसमें यही है, अगर 10 से 15 साल आदमी काम करता है उसके वेजेस बढ़ाए जाएंगे, 15 से 20 साल और 20 से 25 साल तक सिर्फ वेजेस, लेकिन परमानेंट पॉलिसी नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, SRO 64, हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में जब 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, उस वक्त हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिनके 7 साल पूरे हुए हैं उनको हम रेगुलाइजेशन हमने करना है। उस वक्त उनकी रेगुलाइजेशन हुई, हालांकि सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई, रेगुलाइजेशन हुई। हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग लगे हुए हैं 94 के बाद, जितने भी लोग लगे हैं 1 लाख से ज़ायद, सरकार को इसके लिए परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए इनको परमानेंट करने की, ना कि SRO 64 और SRO 520 जो है ये कोई एक परमानेंट पॉलिसी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं इनके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाए, जैसे 94 में जब बनी थी, हमें तब है कि तब इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये 20 से 25 साल ये लोग चक्की में इनको पीसा जा रहा है। जम्मू जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रही उन्होंने अभी अनदेखी इनके साथ की, और आज भी इनका इशू जो है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि परमानेंट पॉलिसी जो 94 में जिस तरह रेगुलाइजेशन हुए थे वो पॉलिसी इनकी बननी चाहिए। और मैं ये भी सरकार से अपील करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास जो पोस्टें वैकेंट खाली पड़ी हुई हैं, सबसे पहले इन लोगों का राइट बनता है जो पिछले 20 और 25 साल से जिनको चक्की में पीसा जा रहा है, सरकारों ने भी अनदेखी की और आज भी उनका इशू सेटल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि इनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए, इनजस्टिस होना चाहिए, इनका इशू सरकार को सेटल करना चाहिए। तो SRO 43 पे भी कई केसेस पेंडिंग है, इस पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या सरकार करेगी नहीं करेगी, इस पे क्या कहेंगे? क्या आप उच्च अधिकारियों के साथ सेक्रेटरीट में मुलाकात की? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम 2 बार मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी GED से भी हमारी बातचीत हुई। हमने कहा कि पिछले पेंडिंग जो केस हैं, 2-2.5 हज़ार केस जो है पिछले 3 और 4 सालों से, वो केस जो लोगों के पड़े हुए हैं, उसमें यही उन्होंने या क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन या रिलैक्सेशन ऑफ एज, हम ये कहना चाहते हैं कि 2-2, 2.5-2.5 साल से उनके केस जो हैं वो सरकार के पास पड़े हुए हैं।
सरकार को सबसे पहले जो वो पेंडिंग केस हैं उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जिस फैमिली की के हेड की डेथ होती है, आज तक 2 ढाई 3 साल से वो लोग जो हैं उनकी फैमिली की क्या हालत है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इमीडिएटली जो पेंडिंग केसेस हैं SRO 43 के तहत जो आपके पास पड़े हुए हैं, इमीडिएटली उनके आर्डर जो हैं किए जाएं, ताकि फैमिली की जो परेशानी है वो दूर हो सके। तो मैं ये भी सरकार को, पीछे हम 7 दिसंबर को कश्मीर में और जम्मू में हमने एक प्रोटेस्ट किया था SRO 43 को, जिसको सरकार जो है अबालिश करने जा रही है, अमेंडमेंट करने जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि SRO 43 को पिछले दिनों में काफ़ी र्यूमर भी रही कि फिर इन्होंने क्लियर भी कुछ किया कि अभी SRO 43 को हमने नहीं किया, लेकिन हमें ये डाउट है कि 2-2.5 हज़ार जो केस पड़ा हुआ है ये क्यों रखा हुआ है। आप इमीडिएटली इन लोगों के जो सरकार को ऑर्डर करने चाहिए, और SRO 43 को जो है जिस तरह ऑलरेडी गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पर इम्प्लीमेंट होता था, ये उसी तरह होना चाहिए। इसके साथ सरकार को कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जी, हम आते हैं आपके पास। मनीष जी, डीपीसी ऑल कैडर, इस पे क्या कहेंगे? क्यों चुप्पी साधी हुई है डीपीसी पे? क्यों नहीं लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो कि डीपीसी के इशू को क्लियर किया जाए? जिंदर जी, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपके ये माध्यम से हमारी जो डिमांडें सरकार तक पहुँचे, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात डीपीसी की, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी का गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जनवरी महीने साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, आज तक जो डीपीसी का मसला इशू रहा जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि ना कोई किसी कोई प्रमोशन है, ना कोई पूछ रहा है, कोई कमेटी फ्रेम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंडिंग ही पड़ा हुआ सारा मसला ये। और बाकी हम भी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और HOD से हम अपील करते हैं कि हमारी जो डीपीसी की डिमांड है जल्दी से पूरी की जाए। जिस तरह से आप हम PHE हेडक्वार्टर में ही रहते हैं, वहीं पे आप ज़्यादातर डेली बेसिस के इशू कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या जो जिस तरह 15 तारीख को भी मीटिंग होने जा रही है, तो किस तरह से आप लोग जो उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे कि ये इशू है, ये सॉल्व होने चाहिए? सर, डेली बेसिस बात कर दो कि SRO 64 को कहने के मुताबिक SRO 43, SRO 64 था 31 जनवरी से पहले जो बंदे जो भी डेली विजिट लगे हैं कि उनको SRO 64 में रेगुलराइज करना है। उसमें कई बंदे आदमी रह गए हैं जो लेफ्ट आउट हो गए। वो केस पेंडिंग केस वो जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़े पावर कमेटी में, जबकि जूनियर टेरिटरी लगी वो केस आज तक उधर ही पेंडिंग पड़े जो प्रॉपर रिकमेंडेशन होके गया HOD से। और रही बात 31/1/94 से लेके आज तक 28 साल हो गया। 28 साल में जितने भी उन्होंने डेली वेज लगाए हैं, और कहते हैं 24 के बाद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। बैन करने के बावजूद 94 के बाद क्या बैन किया गवर्नमेंट ने गया था? बैन कर दिया क्या कि डेली वेज नहीं लगाना। बैन करने के बावजूद भी 1 लाख आदमी इधर लग गया। वो किसी ने लगाया? वो हमने थोड़ा लगाए हुए, या इन्हीं ऑफिसरों ने लगाया, ब्यूरोक्रेसी ने लगाया। अब ब्यूरोक्रेसी उनको लगा के फिर उनको रेगुलराइज करेगी तो उनको फिर उनके बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हैं ना। उनके भी फ्यूचर है, किसी का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। डेली वेज अब इनको मिल रहा है 6700 रुपया। पहले तो जो ये कोई 500 में था, कोई 1000 में था। चलो गवर्नमेंट ने इनको 60 मिनिमम वेजेस एक्ट तो मिलना चाहिए डेली वेजर को कम से कम। मिनिमम वेजेस एक्ट तो कह रहे लगाएंगे, पर ये जो 520 निकाला है उसमें क्या, वो मिनिमम वेजेस एक्ट ही और क्या है ना। उसमें जो 520 में पक्के करेंगे ना, उसमें प्रमोशन पॉलिसी इनकी ना, इनकी सर्विस बनेगी, सिर्फ सैलरी बढ़ेगी। कह रहे हैं रेगुलराइज कर दिया। तो ये तो अगर करना ही था SRO 64 को अप्रूव करके उसको आगे उसको SRO 43 में कन्वर्ट किया जाए 520 को, कि इम्प्लॉइज को भी बेनिफिट होगी। 28 साल हुए लगे हुए, 28 किसी को 28 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हुए लगे हुए, कि अगर बेनिफिट देना तो SRO 64 को ही आगे इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप एक चीज बताएं, PHE के जिस तरह से आप क्लरिकल के प्रेसिडेंट हैं, डेली विजर्स को भी अच्छी तरह देखते हैं, कई प्रदर्शनों में आप शामिल भी हुए। कौन सा मेन ऐसा इशू है जो आप चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व करे, ताकि जो PHE डेली विजर्स हैं उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सके? सर, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि, और LG गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, अगर डेलीवर को रेगुलर करने की कोई पॉलिसी नहीं बन रही है, इसके लिए मिनिमम बेसिस एक्ट तो लगा दें इनको। पर 520 में अगर कहेंगे रेगुलाइज करें, वो रेगुलाइज वो धोखा इनके साथ। खाली इनको पहले मिनिमम बेसिस एक्ट लगाओ कि घर में वो दाल फुल्का खाने के काबिल तो बने। अपने बच्चों की कम से कम बड़े स्कूल में क्वालिफिकेशन करें, बड़े स्कूल में, छोटे स्कूल में थोड़ा बच्चों की केयर तो करें। ये SRO 520 निकाल दिया कि खाली मिनिमम रेगुलराइज कर दिया। ये तो धोखा इम्प्लाइज के साथ। अगर 15 तारीख को कोई मीटिंग है या इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन सर तो ये चीज, ये जो कुछ प्रेशर है जो होने बड़े लाजमी हैं, बड़े जरूरी हैं। सर 28 साल हो गए डेलीवर का इशू अटके हुए। कई सरकारें आई, कई सरकारें की, आज तक तो किसी ने हल किया नहीं है।
बीच में गवर्नर राज भी हुआ, अब तो एलजी जूनियर टेरर बन गई, एलजी गवर्नमेंट आ गई है। एलजी गवर्नमेंट आने के बावजूद ही कहते हैं हम केंद्र की सरकार के साथ हैं, पर केंद्रीय सरकार के साथ है, बाहर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमारी स्टेट में भी लागू होना चाहिए ना। अगर ड्यूटी है, ड्यूटी वाले रूल हमें भी मिलने चाहिए ना। जैसे दिल्ली में ड्यूटी है, उधर केजरीवाल कर गया पक्के, हमें भी ड्यूटी वाले रूल मिले, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी पक्का करें ना जाए। और 500 बेनिफिट दिए जाए। और 520 की बात करें, 520 तो एक धोखा है इनके साथ। इनके ना इनको कोई उसमें पेंशन का कुछ है, ना इनको उसमें प्रमोशन पॉलिसी है कोई इनकी। सिर्फ आप सिर्फ काम करो, ये सिर्फ दिहाड़ी लो, दिहाड़ी लो, ये तो बंधुआ मजदूर बन के रह गया सिर्फ। तो बाकी अपील तो हम भी यही अपील करते हैं कि एसरो 520 को खत्म करके एसरो 64 को आगे रेगुलाइज किया जाए। कि कम से कम उनका फ्यूचर फ्यूचर है, सेव हो। उनके जो घर परिवार है वो सड़कों अगर कुछ हो भी जाता है सारे कम कई से- कई ऑफिसों में मैंने देखा कि अगर आदमी उनके पास लग गया ना 600 डेली भेज रहा है, तो 600 के अब वो सब कहीं 550 रह गया, कहीं 400, किसी की डेथ हो गई, कहीं ओवरेज हो गया, कोई डेथ हो गई। मैक्सिमम केस देखे हैं हमारे जो डेथ हो गई है, पर जिनकी डेथ हो गई उनके बच्चे तो खजल हो गए ना। पूरी जिंदगी उन्होंने पूरा अपनी दे दी। अब तो गवर्नमेंट एसरो 43 भी खत्म कर दी है। जो डिलीवरी का किसी की डेथ हो गई, एसरो 43 उनको पहले भी नहीं लगता था, तो अब तो एसरो 43 करके रेगुलर तो चलो परमानेंट को तो खत्म करे, पर डेली में तो पहले ही खत्म हो गया ना। उसको क्या मिला आज तक? अगर 28-30 साल एक आदमी ने पूरे डिपार्टमेंट को दी हैं, तो उनको क्या मिला आज तक? और अगर गवर्नमेंट देखे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो वाटर सप्लाई स्कीम फलाना ट्यूबवेल फलाना, कुछ चलाएगा कौन वो? अगर ट्यूबवेल बनाते हो, कोई स्टेशन बना रहे हो, तो उधर चलाने वाला डिलीवरी चाहिए इनको। अगर उनको रेगुलर अगर ट्यूबवेल बना रहे हो, उनका मैन पावर में उनके लिए प्रोविजन रखे ना कि इतने अप्लाई चाहिए, माली चाहिए, इनको चौकीदार चाहिए, उधर लाइनमैन चाहिए, पंप ड्राइवर चाहिए, जमादार चाहिए सफाई करने के लिए। अगर कोई पोस्ट क्रिएट की भी जाती है तो पहले डेली विजर का हक बनता है, जो पिछले 25-25 वर्षों से लगे हुए हैं। सर अगर क्रिएशन करेंगे पहले तो दिल्ली में को रेगुलाइज करेंगे ना, रेगुलाइज होंगे तो फिर आगे उनका क्राइटेरिया बनेगा। जिसने आईटी किया वो आईटी बेनिफिट लेगा, जिसने जिस साल की क्वालिफिकेशन है उस साल की उनको उसको प्रमोशन दी जाए। पर अगर दिल्ली में कुछ करेंगे नहीं है, उसको पक्का नहीं करेंगे, पोस्टें खाली पड़ी हैं, सब रहेगा, तो आता ऐसे चल रहा है, हवा में चल रहा सब कुछ है। अगर ट्यूबवेल बना दिया, कोई स्कीम बना दी, अगर स्कीम हवा में चलेगी, उस स्कीम के तहत कोई 2-4 आदमी भी लगाओ ना जो स्कीम चला सके। वो वाकई यही सरकार से अपील है कि इनका जल्दी का मसला हल होना चाहिए। जी, हम आते हैं आपके पास दोबारा मनीष जी। बाबू हुसैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से SRO 43 या कई अन्य जो DPC या जिस तरह से जो मीटिंग है, आपने भी सुना कि मनीष जी ने भी बताया, PHE जो डेली विजिट है किस तरह बुरे हालात में है, SRO 43, SRO 64 और 520 पर। जी देखिए, मैंने ऑलरेडी इस पर बात बताया है कि जो 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली विजिट लगाए हैं, ऑल टाइप ऑफ डेली विजिट, हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी इसको इग्नोर किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं उन्होंने सिर्फ अपने इशू को सेटल करते हैं, सिर्फ आश्वासन अपनी झूठे अश्योरेंस दिलाते हैं, सिर्फ अपने मसले हल करते हैं वो ऑन द फ्लोर। जहाँ तक इन लोगों की बात है, इस वक्त बहुत वो ऑन द फ्लोर भी इन्होंने कहा था, उस वक्त की बात है कि 1 लाख लोग वैकेंट पोस्टें, जो लोग रिटायर हुए हैं पिछले 10 साल में, हमारे पास वैकेंट पोस्टें हैं। उसके बाद भी आज 2 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है 1.5 लाख के करीब जो वैकेंट पोस्टें हैं। सरकार को इमीडिएटली सबसे पहले जो 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये डेली वेजर जो तड़प रहा है पिछले 20 और 25 साल से, लेकिन यहाँ आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकारों ने भी इनके साथ वादा खिलाफ़ी की, झूठे एश्योरेंस दिए गए, लेकिन अगर ठीक है आपको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया था, आपने उन इशू को सेटल नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने उन लोगों को जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए थे। DPC एक इतना अहम इशू है कि बताया, सरकारों ने भी कहा हुआ है कि भाई इतने समय में इसको DPC को लागू करना है। कई डिपार्टमेंट में लगातार प्रदर्शन भी किए गए, तो क्यों चुप्पी साध रखी है जो HODs हैं, जो आपके जिन्होंने DPC का मसला जो हल करना है। देखिए, जो DPC है, GAD का ऑर्डर है कि साल में 2 बार DPC होनी चाहिए। यहाँ जो HOD बैठे हुए हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि ठीक है अगर सरकार ने आपको तैनात किया है, सरकार आपको सैलरी देती है, तो आपका काम है, जब बाकी काम आप करते हो ऑफिस में,
तो डीपीसी जो है वो टाइम पर होनी चाहिए। लेकिन डीपीसी की बहुत बड़ी डिपार्टमेंटों में, डिफरेंट डिपार्टमेंटों से जो कंप्लेंटें आ रही हैं कि डीपीसी नहीं होनी चाहिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एचओडी डीपीसी करवाते हैं उनकी भी ये बड़ी, यानी कि बहुत इसमें सुस्ती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डीपीसी मुलाजमों की जो है इन टाइम पर होनी चाहिए। साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए। तो आप 2-2, 3-3, 4 साल तक डीपीसी नहीं होती। ये मैं उन लोगों को, उन डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी ड्यूटी ये बनती है। अगर वो बाकी का काम करते हैं तो अपने ऑफिसर साहब, अपने एचओडी को कह सकते हैं कि हमारी डीपीसी आप बाकी, अगर फाइलें जो जाती हैं, बाकी काम हम ऑफिस में जो करते हैं, इसी तरह हमारी डीपीसी भी जो है टाइम पर होनी चाहिए। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में हमने डीपीसी करवाई भी है। तो हम जहां हमारे नॉलेज में है, अगर कोई डिपार्टमेंट है, हम जम्मू कश्मीर के सारे डिपार्टमेंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां किसी को परेशानी है तो हम अपनी टीम को लेके वहां जाने के लिए तैयार हैं। और हम बहुत सारे डिपार्टमेंटों में गए भी और हमने करवाई भी है। तो मैं ये जी, कहना हम चाहता आते हूँ। हैं आपके पास दोबारा से। हमारे साथ इस समय जो मुजफ्फर नबी जी जनरल सेक्रेटरी हैं पीएचई के, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, इजैक के। तो हम इनसे जानते हैं कि जो पीएचई और अन्य जो इश्यूज हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से जो सुना जा रहा है कि 15 तारीख को मीटिंग है। सर, मुजफ्फर नबी जी, जी 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 क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? क्योंकि हमें लगातार मैसेज भी आते हैं कई डिपार्टमेंट और कई जगह कश्मीर के इलाकों में जो डेली वीजर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल पा रही। जी 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 पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ मेहमान जो बैठे हैं और उनको मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्ते। सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया आउटलेट्स तो इस वक्त बहुत है, लेकिन उनके पास जो इश्यूज होते हैं, मुलाजिमों से हटके वो इश्यूज पे ज्यादा बात करते हैं। खाली मैंने आपको देखा, जो हमेशा हमेशा मैं आपको फॉलो करता हूं, हमेशा जो है आप सिर्फ मुलाजिमों की बात करते हैं, और जो मुलाजिम जो है उनके जो दरपेश जो इनके मसाइल है इस पे आप बात करते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको पूरी मुलाजिम बरादरी फ्रेटर्निटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, जैसे यहाँ पे बात चली है डेली वेजर्स की, हमारे सिर्फ पीएचई और पीडीडी में ही डेली वेजर्स नहीं है, मुख्तलिफ महकमे जो है उनमें जो है अभी बहुत सारे डेली वेजर्स या डेली रेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमारे एनआरएचएम, हमारे लैंड डोनर्स, हमारे एसपीओज, मैं आपको एसपीओज की बहुत कम बात होती है कश्मीर में, लेकिन मैं वसूख से बहुत अहम इशू है और मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि किसी उच्च अधिकारी से जो रिलेटेड हो उससे जी जानकारी जी ली जाए कि एसपीओज का, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली भी मैसेज आते हैं। एसपीओज का बहुत बड़ा इशू है और उस पर मैं चाहूंगा कि कोई उच्च अधिकारी जो रिलेटेड हो वो इस पे जो पूरा ब्रीफ करे और क्लियर करे। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, देखिए जो एसपीओज है, खासकर कश्मीर से जो है एसपीओज की बात बहुत कम होती है, और जितने भी मैंने लीडर्स देखे हैं, चाहे इजैक में रहे या एम्प्लॉयज के जितने भी लीडर्स रहे हैं, उनका हमेशा जो अप्रोच है दैट इज बेस्ड वन। वो कभी भी एसपीओज की बात नहीं करते हैं, जबकि ये हमारे भाई है, हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, सड़कों पे होते हैं, रात को दिन को, पहाड़ों पे, बॉर्डरों पे, हर जगह ये हमें सर्विस देते हैं। लेकिन मैं इनकी बात करूं, इनकी जो उजरत होती है बहुत ही कम है, तो 12,000 या 15,000 इनकी उजरत है, जबकि इनको तकरीबन घर से बाहर महीनों रहना पड़ता है, और इनको हमेशा जो है अपने जो आसपास में रह रहे लोग या मुल्क के लोग, हमारी इनकी एक तो रहनुमाई करनी होती है और हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन जब हम इनकी उजरत की बात करते हैं वो 12,000 या 15,000 रुपए है। और सर, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एसपीओ जब कहीं पे शहीद होता है या इस दुनिया से चला जाता है, तो इसके फैमिली के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी स्कीम ऐसी नहीं होती है। मतलब इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो इस एसपीओ पे डिपेंड होते हैं, इनके लिए कोई भी एसआरओ नहीं है, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो मैं यहाँ पे खुसूसन ये भी हमारे डेली रेटेड वर्कर्स में आते हैं, मैं खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करता हूँ, ये एसपीओ के मसले को खुसूसन देखे, साथ ही साथ हमारी पीडीडी, पीएचई,
NRHM, लैंड डोनर्स, खिदमत सेंटर, हमारे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स और हमारे कंट्रैक्चुअल टीचर्स, जिनको हम बिल्डर्स ऑफ नेशन भी बोलते हैं, वो भी बेचारे कई सालों से प्रोटेस्ट पे है, उनका भी मसला है, यूं का त्यों है। और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील रहेगी, खासकर देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी जो गवर्नमेंटें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, PDP की थी, हमेशा 70 साल से इन्हीं की गवर्नमेंट रही है। तो पहली बार जो है गवर्नर इंतजामिया जो है ये आई थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और बड़ी हमारी नजरें और उम्मीदें थी हमें इन पे कि ये जो है हमारे मुलाजिमों का, खासकर इन डेली रेटेड वर्कर्स का मसला हल करेंगे। लेकिन ये एक निकम्मी सरकार है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे फेल हो चुकी है। बस इनका सिर्फ एक काम है, SRO पे SRO थोपना, सर्कुलर पे सर्कुलर थोपना। इन्होंने अपने मुलाजिम जो इनके बाजू हैं, जो इनके बाजुओं की तरह काम करते हैं, ये एक, मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार, चाहे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी इलेक्टेड सरकार हो, वो मुलाजिमों के बगैर बिल्कुल कभी कामयाब नहीं हो सकती है। उनके माथे पे लिखी होगी नाकामी अगर वो अपने मुलाजिमों को साथ नहीं ले चलती है। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा दुख और सितम जदी का जो सामना करना पड़ा, वो इस सरकार में करना पड़ा। तो हमारी अभी भी गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे अभी भी यही अपील रहेगी कि आप हमारे मुलाजिमों को तंग करना छोड़ दे, और जो हमारे ये डेली रेटेड वर्कर्स है, इनके लिए एक वाजिया पॉलिसी बनाएं, और ताकि इनके जो 30 सालों से पड़े हुए मसले हैं वो हल हो जाए। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 तारीख को कोई मीटिंग भी जो सुना जा रहा है कि होगी, और कई इश्यूज भी उठाए जाएंगे उस पे, तो क्या आप अपनी बात को रखेंगे वहाँ पे कि भाई इन इश्यूज को खासकर उठाया जाए मीटिंग में? सर आपका शुक्रिया। मैं कुछ इश्यूज पे यहाँ पे बस गिनाना चाहता हूँ। अगर उन पे बात करने को आए ना, हम मुलाजिमों के इतने इश्यूज है कि रात भर हम बात ही करते जाएंगे, इश्यूज खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमें बहुत सताया गया है सर, हमें बहुत सताया गया, हमसे इतना काम लिया जाता है पूछो ही मत। लेकिन हमारे जो मसले यूं के त्यों हैं सर, हमारे डेली वेजर्स के मसले हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज की, हमारे SRO 43 का मसला है सर हमारा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जब सत्यपाल मलिक साहब की सरकार थी, जब वो गवर्नर थे, तो उस वक्त हर एक मुलाजिम, जितने भी 4.5 लाख मुलाजिम है हमारे, उनकी तनख्वाहों से 1800 रुपया जो है एक प्रीमियम काटा गया इंश्योरेंस के नाम पे, जिसका तकरीबन 1 अरब रुपया बना था टोटल। वो 1 अरब रुपया आज तक कहाँ है? ना उसकी हमें पॉलिसी आई, ना उसकी कोई वजाहत होती है। वो रिलायंस कंपनी में चला गया था, एक सोची समझी साजिश थी हमारे खिलाफ, हमारे मुलाजिमों के खिलाफ। 1800 रुपया हर एक मुलाजिम के खाते से कटा था, और एक मखसूस कंपनी में चला गया जो 1 अरब रुपए से ज्यादा जो कीमत है सर। वो पैसे कहाँ है? आज तक 3 साल हो गए, 2 गवर्नर बदल गए, लेकिन उन पैसों का कहीं अता पता नहीं है सर। DPC का मसला आपने उठाया, तकरीबन हर एक महकमे में DPC जो है 2 बार होनी चाहिए थी साल में, लेकिन एक भी बार नहीं होती है। हमारी पे एनॉमली है, पे एनॉमली हर एक कैडर पे तकरीबन है। पर इससे पहले जो गवर्नर इंतजामिया थी, उन्होंने हमें बोला था आप रिप्रेजेंट करो, तो हमने रिप्रेजेंट किया था। 72 रिप्रेजेंटेशंस उनको मौसूल हुई थी, लेकिन आज तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुई सर। दूसरी बात यहाँ पे बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुलाजिम जो है, चाहे परमानेंट मुलाजिम है या आर्जी मुलाजिम है, इनको रातों रात टर्मिनेट किया जाता है सर। जैसे मैं आपको बता दूं, वर्कर्स तो सुपरवाइजर्स थी हमारी यहाँ पे। जो गवर्नमेंट है अभी, इनका एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ठीक है सर, लेकिन बेटी बचाओ में जो हमारे वर्कर्स टू सुपरवाइजर्स थी ICDS डिपार्टमेंट की, तकरीबन 8-9 हजार से ज्यादा लड़कियां थी, बच्चियां थी, हमारे बहनें थी, उनको रातों रात सर सबकदोश किया गया, उनको टर्मिनेट किया गया सर। हमारे कुछ और बेनिफिट्स जो चूंकि हमारा जो स्टेट था अब यूटी में चेंज हुआ है, तो हमें यूटी के हिसाब से बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे। लाइक हमारा मेडिकल अलाउंस सर, मैं आपको बता दूं, अगर किसी, खुदा ना करे, सबको बचाए अल्लाह, अगर दिल्ली में किसी को कैंसर होता है या कश्मीर में किसी को कैंसर होता है, तो कैंसर सेम ही है ना, बीमारी सेम तो है ना, बीमारी एक ही है ना, इसके लिए मेडिकल अलाउंसेस क्यों अलग अलग रखने हैं? मेडिकल अलाउंसेस का एक रेट है दिल्ली में, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 300 रुपया मिलता है।
इसलिए 20-30 सालों से हमें 300 रुपया मिलता है। तो ये भी हमें हमारी जो है डिमांड रहेगी कि मेडिकल अलाउंसेस को जो है इसको एट पार विथ यूटीज लाइक दिल्ली चंडीगढ़ किया जाए। तो यही कुछ डिमांड्स है सर, इनको आप हाईलाइट कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होती है, अगर उन पे कोई असर नहीं होता है हम हमारे चिल्लाने से, हमारे प्रोटेस्ट करने से, तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे जो अहल खाना है, हमारा जो फैमिली है, उनको लेके हम सड़कों पे आ जाएंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। सर शुक्रिया मुजफ्फर नबी जी आपसे बात करके, और हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, ताकि आपके मसले मसाइल हैं वो बहुत ही टफ मसले हैं, जो कि जी। शायद हर कोई जो भी डेली वीज़ा या परमानेंट होगा, जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि इंसान सोचता रहे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जो दिन अगर अच्छे तरीके से ना निकले, अगर अच्छे दिन ना आए, तो बड़े ही मुश्किल हालात रहते हैं। आपने आईसीडीएस की भी बात की। सर मैं एक बात ऐड कर सकता हूँ सर? जी, आपकी जी। बात काटता हूँ मैं सर। जी। सर एक बात मुझे भूल गई। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट भी है, हमारे डेली रेटेड मुलाजिमों के लिए कोई पॉलिसी, वाजिया पॉलिसी लेके नहीं आती है, तो कम से कम मुझे एक बात बताइए सर, अगर एक मजदूर निकलता है सुबह मजदूरी के लिए, तो उसको शाम को 500 रुपया तो मिलता है ना सर? तो हाँ, मिनिमम वेज एक्ट जिसमें हमारा 18,260 रुपया फिक्स है सर, पूरी इंडिया में मिलता है। आपको लेबर कमिश्नर्स ने, हर एक स्टेट के लेबर कमिश्नर ने आपको बताया है कि उजरत बराबर मिलनी चाहिए। एक डेली रेटेड वर्कर है, डेली वेजर है, इसको कम से कम 200-250 रुपया दिन का मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो मजदूरी पे भी जाता सर, अब इसने 20-30 साल एक डिपार्टमेंट को दिए हैं, कम से कम इनके लिए जो है मिनिमम वेज एक्ट को लागू करना चाहिए। बस थैंक यू सर। जी, मैं मुजफ्फर नबी जी हर बार यही प्रेशर, चाहे मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं मिनिमम वेजेस एक्ट की बात जरूर उठाता हूँ, क्योंकि गरीब लोग हैं। मेरा भी यही कहना जी है सर। कि अगर एक मजदूर सुबह निकलता है और शाम को वो 500 रुपया लाता है, लेकिन डेली वीजर अगर सुबह निकलता है तो पता नहीं वो बेचारे बच्चों को शाम को आते क्या खिलाता होगा या क्या देता होगा, फिर वो सोचता ही होगा, और हर वक्त अपनी फैमिली को आश्वासन ही देता होगा, क्योंकि जी आगे भी उसे आश्वासन ही मिलता है, तो वो भी फैमिली को आश्वासन ही देता होगा। तो मैं भी जी ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे सुने। कोई बड़ी बात नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों के लिए ये काम करना, क्योंकि अगर घर के भगवान के घर खाली नहीं होते तो सरकारों के घर भी खाली नहीं होते, ये मेरा मानना है। शुक्रिया जी, हमारे सही साथ बात है जुड़ने सर। का, और हम भी चाहेंगे सर कि सर सर एक मैं अपील करना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही कमजोरी नहीं है, इसमें जो मुलाजिमों के ठेकेदार और मुलाजिमों के लीडरान जो बन गए हैं ना, वो बन चुके हैं, वो बढ़ चुके हैं सर। बिल्कुल उनकी सर, सही आप बात है। इजेक के ही फैक्शंस देखिए, आप इजेक के अभी 10 फैक्शंस पाएंगे, पीडीडी में 10 यूनियंस है, पीएचई में 10 यूनियंस है। मैं इन मुलाजिमों से गुजारिश करता हूँ कि एकजुट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तभी जाके आपके मसले हल हो सकते हैं। थैंक बिल्कुल यू सर वेरी मच। बिल्कुल थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। आप थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। सही बोल रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए, और थैंक यू सर। बहुत अपनी अच्छी बातों को रखने के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और आम जनता, जो गरीब जनता, उनके थैंक यू जो सर। मसले मसाइल हैं हल हों। शुक्रिया थैंक यू सर। सर। जिस तरह से आपने देखा, अभी सुना आपने मुजफ्फर नबी जी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलाजमों के जो मसले हैं वो सारे जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड्स हैं। जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है वो रीढ़ की हड्डी है, और इस वक्त की सिचुएशन में आज प्रेजेंट जो आपको बात बताऊं कि हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई आर्डर मुलाजमों पर थोपा जाता है। कभी प्रॉपर्टी स्टेट की बात हुई, पोर्टल इन्होंने बनाया परफॉर्मेंस कि उनकी परफॉर्मेंस मुलाजम की क्या है। तो मैं ये सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले हम तो बहुत बार जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे डेली वेजर जो काम करते हैं, हर दिन प्रोटेस्ट होता है, रोड पर हैं। क्या आपने कभी उनकी आज तक कितने साल से उनका इशू सेटल नहीं किया? मुलाजमों की जो हम मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, वो तो कहीं उसकी आउटपुट नहीं निकलती। इट मीन्स के वो रद्दी के टोकरे में जाता है। तो अब हम मुलाजम, कोई सरकार भी जो है, हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के साथ आप बगाड़ के आपका ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुलाजम रीढ़ की हड्डी हैं, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। चाहे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे यहाँ स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन भी है तो मुलाजम हर जगह शाना बशाना जो है वो सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर किसी मुलाजम को आप
हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कोई ना कोई ज़बरदस्ती आर्डर आप उसको थाम देते हो, तो वो मुलाजम जो है वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो सरकार है, इस सरकार को ये समझना चाहिए कि ये हमारे जो है, हमारा मुलाजम जो है, जो हमारे सबॉर्डिनेटर हैं, यही सरकार चलाते हैं। जब आप अपने मुलाजमों को इस तरह के रूल लागू करेंगे, इस किस्म के रूल एंड रेगुलेशन लागू करेंगे, तो मुझे कहते हैं कि इस तरह मुलाजम जो नहीं कैसे काम करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलाजमों के इशू सेटल करो, जो 1 लाख से ज़्यादा जो डेली वेजर लगा हुआ है। SRO 43 के तहत जो है वो 2,500 से जो केस पिछले 4 साल से पड़े हुए हैं, उनको आप जिस फैमिली की डेथ हो जाती है उसका फैमिली के एक फ़र्द की नौकरी लगनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर करें। लेकिन वो केस पड़े हुए हैं, उसकी तरफ कोई उस पर गौर नहीं किया गया। हालांकि हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी GAD को मिले, वो इशू नहीं सेटल हुई। तो इसके साथ मैं DA की बात करूं, पिछले 18 महीने का जो DA पेंडिंग एरियर है मुलाजमों का, अभी तक वो जो एरियर है सरकार ने, ना ही सेंटर की सरकार ने डिसीजन लिया, वो तो सेंटर ही जब करेगी। UT इस वक्त डायरेक्ट लिंक जो है वो सेंटर के साथ है, लेकिन अभी तक वो इशू भी सेटल नहीं हुआ है। हम उसकी बात करें, रेगुलाइजेशन की बात करें, चाहे वो NHRM है, रैबर खेल है, रैबर ज़रात है, रैबर जंगलात है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, तो मैं कहता हूँ सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। कंट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चरर की मैं बात करूँ, SPOs के इश्यूज के लिए आप बात करेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ तक मैं कल देख रहा था, एक बंदे की ऑपरेशन पे जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। जब वो सुबह अपने घर से निकला और शाम को डेड बॉडी उसकी आ जाती है। अब 6,000 से 9,000 से 12,000 से 15,000 से क्या उनकी फैमिली अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? कितना इनजस्टिस है उनके साथ। और फिर सरकार क्या कहती है, हमारे DG साहब जो बैठे हुए हैं, ये तो वॉलंटरी लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जब कोई ऑपरेशन होता है, सबसे पहले जो SPOs है वो फ्रंट लाइन पे होता है, तो आप उस फैमिली का जब एक हेड चला जाता है, इस दुनिया से शहीद हो जाता है अपने मुल्क के लिए लड़ते लड़ते, तो आप उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है? अगर वो मर जाता है तो SRO 43 तो उस पर वो भी लागू नहीं होता। ना ही तो कोई पॉलिसी आपने बनाई है कि उसकी डेथ होगी या उसको फैमिली कैसे लुक आफ्टर करेगी। उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। होमगार्ड की मैं बात करूं, 2700 रुपया देते हैं उनको, और पिछले 25 सालों से उनको भी ये चक्की में पीसा जा रहा है। और जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की है। क्या 2700 रुपये में वो लोग, एक प्रोसीजर के तहत उनको लगाया गया, तो अभी तक उनका जो पिछले 20 से 25 साल हुए हैं, अभी तक उनका इशू सेटल नहीं हुआ। सिर्फ 2700 रुपया उनको दिया जा रहा था। उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं कहता हूँ इनके लिए, चाहे वो SPOs हैं, चाहे होम गार्ड में जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। पिछली सरकारों ने जो लगाए हैं उन्होंने भी गलत पॉलिसियाँ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई हैं, और आज भी इनका इशू जो है वो सेटल नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर ये पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करने जा रही है, सबसे पहले इन लोगों का जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर है 1 लाख से ज़ायद लगा हुआ, या उसके बाद जो SPOs हैं या होम गार्ड हैं, सबसे पहले इनको सरकार को परमानेंट पॉलिसी, इनको लोगों को परमानेंट करना चाहिए, ताकि इनका इशू जो है सरकार को सेटल करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर के जो हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से हुम्बर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन इशू को प्लीज़ सेटल कीजिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से जो है इनका इशू जो है इल्तवा में पड़ा हुआ है। लेकिन कमेटियाँ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बनी, कई बार इनकी मीटिंगें हुई, लेकिन अभी तक इनका जो मसला है जूं का तू पड़ा हुआ है, सरकार ने अभी तक सेटल नहीं किया। मुनीश जी, सेक्रेटरीट ट्रेनिंग कोर्स मिनिस्ट्री जो स्टाफ है, तो क्या इसके उस पर फ़र्क पड़ता है जो आगे अगर प्रमोशन पे, या क्या है? सर गवर्नमेंट ने SRO 272 निकाला था 2008 में, और उसको कई डिपार्टमेंटों में इम्प्लीमेंट हुआ, कईयों में नहीं हुआ। उसका एक वजह रही है, क्या रही है कि सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए साल में जो 2 बार ट्रेनिंग करवाते थे, और हर डिपार्टमेंट से 2 सीनियर स्टेट 2 जूनियर स्टेट,
2 जूनियर स्टैंड 2 सीनियर स्टैंड, हर डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट GAD से ऑर्डर निकलता था। पिछले चंद सालों से क्या हुआ कि ट्रेनिंग जो कर दी कंपलसरी, और अगर एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग के बाद वो पेपर देगा पास करेगा, पास करने के बाद ट्रेनिंग कितना समय हो चुका है कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है और जो उनके एग्जाम नहीं हुए? सर पहले तो ट्रेनिंग के लिए नाम नहीं आता था, अब इन्होंने किया गया कि लास्ट जो बैच गया इन्होंने 1500 एम्प्लॉई को इकट्ठी ट्रेनिंग करवा दी, और जो उसके पीछे बैच है ना उनके एग्ज़ाम लिए, जो 1500 लेटेस्ट जो 2-3 महीने में जो ट्रेनिंग खत्म हुई है, 1500 एम्प्लॉई पूरी जम्मू प्रोविंस में से लिया उन्होंने, ट्रेनिंग भी करवा दी, पर आज तक उनके भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब तक ये एग्ज़ाम लेंगे कई बंदे रिटायर होकर घर चले जाएंगे, जो जूनियर स्टैंड लगा वो जूनियर स्टैंड रह गया, जो सीनियर था सीनियर रह गया। काफ़ी पोस्ट है, हेड क्लर्क की खाली पड़ी हैं, सेक्शन ऑफिसर की पड़ी है, सीनियर स्टैंड की पड़ी है, जूनियर स्टैंड की काफ़ी पोस्टें खाली पड़ी है। DPC नहीं करने के कारण वो एक ही चेयर पे बैठ के उसी चेयर से रिटायर हो रहे हैं, और उनको हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि जूनियर से सीनियर बने, सीनियर से हेड असिस्टेंट बने, हेड असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर बने। अगर टाइम टू टाइम इनकी प्रमोशन होती जाए, कल को इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी नंबर आ सकता है, SO के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन सकता है, अंडर सेक्रेटरी बन सकता है, कुछ बन सकता है। पर जो हमारे स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंटों में जो हमारे स्टेट के डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंटों में आज तक कोई भी सेक्टर नहीं पहुंच सका, क्योंकि इनको टाइमली टाइम प्रमोशन नहीं मिली। क्योंकि सेक्टर में जो एक जूनियर स्टैंड लगता है, 3 साल के बाद सीनियर स्टैंड बन जाता है, सीनियर स्टैंड बनने के 3 साल के बाद हेड असिस्टेंट बनता है, हेड असिस्टेंट बनने के बाद 3 साल SO बनता है, और वो 10 से 12 साल में अंडर सेक्रेटरी बन जाता है सेक्टर में। हमारा एक जूनियर स्टैंड जो हमारे स्टेट में लगता है, जो अदर डिपार्टमेंट में, वो जूनियर स्टैंड जाओ सीनियर स्टैंड पहुँच के रिटायर हो जाता है। तो इसकी नलायकी किसकी? यहाँ नलायकी तो गवर्नमेंट की है ना। सेक्टर वालों को ट्रेनिंग हो जाती है, पर हमारी स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग क्लैरिकल में। सर PHE डेली विजर्स, अभी हमें मुश्ताक पठान जी मैसेज देते हैं, डेली विजर PHE डिपार्टमेंट की 70 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। जो पिछली सैलरी जो पेंडिंग है वो तो अभी तो उनको मंथली मिलेगा ना, इनका ऑलरेडी बजट प्रोविजन जो गवर्नमेंट को भेजा हुआ डिपार्टमेंट ने, तो उसकी सैलरी की जो वेजेस है वो तो गवर्नमेंट ही देगी ना, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इशू रिलीज करेगा, जो हमारा चीफ ने थोड़ा करेगा। तो बाकी इनकी मंथली सैलरी आ रही है इनकी, अब इस महीने अभी तक तो आई नहीं, आगे देखो क्या कारण रहा कि इस महीने नहीं आई? यार। जो सैलरी है वो तो हेड ऑफ HOD ही बता सकता ना, हमारा तो क्लैरिकल हम थोड़ा बता सकते हैं डेली वर्क की सैलरी क्यों नहीं आई है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब आखिर में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंग होती है, अगर मसले मसाइल जो मेन इश्यूज हैं वो नहीं उठाए जाते, तो आपकी तरफ से आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो मीटिंग जो 15 तारीख को सरकार ने रखी है, ये तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग है जम्मू कश्मीर के अंदर आई, कमेटियां भी कंस्टिट्यूट की गई, लेकिन अभी तक 20 और 25 साल का अरसा गुजर चुका है, इन लोगों का कुछ भी नहीं बना। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको UT में तब्दील किया गया। अभी UT के जो लाभ हैं वो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, इनका मसला सेटल नहीं हुआ। अब जहाँ तक मिनिमम वेजेस एक्ट की मैं बात करूँ, 18,000 रुपया जो है दिल्ली में या डिफरेंट स्टेट और UT में 18,000 रुपया दिया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी जो कैजुअल लेवल नीड बेसिस जो है, सिर्फ 225 रुपये पर डे। एक मज़दूर है जो लेबर करता है, उसको 500 रुपया से लेकर 700 रुपया उसको पर डे दिया जाता है। लेकिन ये लोग जो काम करते हैं, सिर्फ 225 रुपये इनको दिए जाते हैं। क्या 225 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? 225 रुपये में तो कुछ भी नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमम अगर UT बनाया है तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना चाहिए, और इनके लिए परमानेंट पॉलिसी बननी चाहिए, और इस इशू को सरकार को सेटल करना चाहिए। ये जो नाम नियाद मीटिंगें रखी जाती हैं, ये तो इससे पहले भी बड़ी हुई हैं। 2011 में जब 6 पे कमीशन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लागू हुआ, क्या आप मिलके इन इश्यूज की बात करेंगे उच्च अधिकारियों से जो मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि जब 2011 में 6 पे कमीशन लागू हुआ, उस वक़्त 1 महीना हड़ताल की। उस वक़्त सरकार ने 15 सितंबर 2011 में बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में एक एग्रीमेंट हमारे साथ किया। कुछ इशू तो सरकार ने सेटल किए,
उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट किया इन्हांसमेंट का 58 to 60। डेली वेजरों का मुद्दा था कि ये कमेटी जो कंस्टिट्यूट की है तो इनका इशू हम सेटल करेंगे। 11 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक जितने जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, और आज भी टिल डेट तक इनका जो प्रोग्रेस है वो नील है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इस इशू को सरकार को सेटल करना चाहिए। और यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर लैंड ओनर हैं जिन लोगों ने अपनी ज़मीन 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक, किसी ने 1 कनाल 15 मरले तक अपनी लैंड दे दी। सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम आपके किसी एक फ़र्द को जो है आपकी नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन 12 साल का अरसा गुजर चुका है और जो जगह इन्होंने दे दी। बजट में क्या रखा गया है? देखिए, जहाँ तक बजट हुआ है इस बजट में मुलाजमों के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। हालांकि मुलाजम जो है, जो इनकम टैक्स की पॉलिसी है स्लैब 1.5 लाख पिछले 10 सालों से 1.5 लाख ही चल रहा है, और मुलाजमों की जो सैलरी है, अगर सरकार हमें डीए देती है 1 महीने 1.5 महीने की जो सैलरी है मुलाजमों की वो टैक्सों में ही चली जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इसमें बढ़ोतरी नहीं की। 1.5 लाख पिछले 10 सालों से चल रहा है। डीए की हम बात करें, पिछले 18 महीने का जो पेंडिंग जो एरियर है उसका कोई प्रोविज़न नहीं रखा, डेली वेजरों का कोई प्रोविज़न नहीं रखा, उसके साथ जो डीए जनवरी से ड्यू है जुलाई तक उसका भी कोई प्रोविज़न नहीं रखा, और पीछे इन्होंने कहा था कि जुलाई तक हम जो कोविड जो है उसकी वजह से हम नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो मुलाजमों का जो मुलाजम जो तो काम करता है ना, मुलाजमों का डीए जो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि महंगाई आप इस वक्त देख लीजिए वो सामान को छू रही है, लेकिन मुलाजमों का जो डीए है सरकार को इन टाइम देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये जेन्युइन डिमांडें हैं। मैं वो लैंड ओनर की बात करता था जिनकी ज़मीन भी दे दी, सब कुछ भी बन दिया, ट्यूबवेल भी बनाएगी, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, ना तो नौकरी लगाएगी, और कई लोग ऐसे मुफ्त काम करते हैं, डेली वेजर की सैलरी भी उसको नहीं मिलती। ये कितने बड़े दुख की बात है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूँ, मुलाजम जो आपके पे हमने भी कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू किया था, जो लोग आए थे यहाँ पे मिलने के लिए डिपार्टमेंट से, देखिए वो मैं इस डिपार्टमेंट को भी दोष देता हूँ। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अगर आपके पास 3000 या 4000 या 1000 डेली वेजर काम करता है, ये आपको सरकार को ये रिपोर्ट भेजनी चाहिए, एक एक्ट बनना चाहिए, वेजेस एक्ट, लेकिन वो सरकार ने सिर्फ अगर 500 लड़का है उसकी सैलरी के फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं, तो सरकार क्या करती है वो 1000 में बांटती है। भाई ठीक है, अगर रेट जो है वो 750 रुपया दिया जाता है, आप उनको काम लेते हो पूरा महीना, सैलरी आप देते हो किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, और फिर भी आपने जो अपने घरों में रखे हुए जो आपका काम करते हैं उनको आप हर महीने में सैलरी देते हो, लेकिन जो लोग ठीक तरीके के साथ काम करते हैं उनको आप 1000 रुपया दे दोगे, 2000, वो वहाँ भी पिक एंड चूज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रोजेक्ट करो उस डिमांड को कि इतने लोग हमारे पास काम करते हैं और इनके लिए एक जो है वेजेस एक्ट बनना चाहिए, और जितने लोग हैं उसी के हिसाब से सरकार कहे कि इतने फंड्स हमने रिलीज़ किए हैं, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना आए और हर महीने में उनको प्रॉपर जो सैलरी मिले। लेकिन उन लोगों का भी कसूर है जो HOD बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ें प्रोजेक्ट करनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जितनी डिमांडें हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांडें हैं, सरकार को इनको सेटल करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती इन चीज़ों को तो इस पर ऑलरेडी हमने 7 दिसंबर को भी SRO 43 पर कश्मीर में भी और जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया है, और इसके बाद भी अगर सरकार कोई ऐसी चीज़ें, ख़ास करके मुलाजमों की मैं बात करूं कि हर 10-15 दिन के बाद मैं सरकार को एक बार फिर अपील करता हूं कि मुलाजम जो है रीढ़ की हड्डी है, ये दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। इसके साथ जब तक आप घर में हो, अगर अपने फैमिली में हो,
तो आप फैमिली के किसी बच्चे को, किसी को रोज़ाना उसको टार्चर करोगे, तो वो फैमिली वाले भी को वो कहेंगे कि ये तो उसको रोज़ाना टार्चर, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए मुलाज़म जो है ठीक तरीके के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ऐसी चीज़ें मत कीजिए। हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई रूल जो है वो थोपे जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप क्या राय देंगे कि जब मीटिंग हो तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएं? सर आखिरी प्रश्न है, जल्दी शॉर्टकट कर देंगे। शॉर्टकट में एक ही बात होगा, रहेगा डिलीवरी का जो इशू है, ये हमारे हाइड्रोलिक विंग ओब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की कमियों की वजह से बजट में क्यों नहीं लाया गया? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा हाइड्रोलिक विंग और वर्क डिपार्टमेंट है, हर साल पहले, आज से 10 साल या 12 साल पहले क्या होता था कि हर साल एक HOD की ऑफिस से एक मैन पावर जाता था। उस मैन पावर क्या होता था कि HOD अपने जो अंडर कंट्रोल जो उसके ऑफिस है उससे मांगता था मैन पावर कि आपके पास कितने ट्यूबवेल है, कितने आपके पास स्टेशन है, जो भी है पूरा मैन पावर बनता था कि इतने हमें माली चाहिए, इतने चौकीदार चाहिए, हमें इतने लाइनमैन चाहिए, इतने पंप ड्राइवर चाहिए, कि पूरा एक मैन पावर बनता था। मुझे नहीं लगता कि 10 से 12 साल हो गए कि उन्होंने आज तक HOD ने मैन पावर अगर गवर्नमेंट को भेजा हो। अगर गवर्नमेंट को आप बताओगे नहीं कि आपको एक स्टेशन बनाना है, उस स्टेशन को चलाने के लिए इतने आदमी चाहिए, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि ये क्या स्टेशन पे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और एम्प्लॉइज़ की डिमांड कोई कर कोई नहीं रहा है। अगर गवर्नमेंट को जो अगर टाइम टू टाइम अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट बना, कोई स्कीम बन रही है, कोई OHT बन रहा है, उसको गवर्नमेंट को लिखना कि इसको चलाने के लिए इतने वर्कर चाहिए हमें, पर वर्कर का कोई नाम लेता है, प्रोजेक्ट बनता है, पर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉइज़ का रखते नहीं है। उसी कारण ये इतने जो डिलीवरी रेगुलराइज हो पाए ना गवर्नमेंट की नज़र में आए। अब जब गवर्नमेंट की नज़र में आए तब मतलब उनको शो प्रोजेक्ट नहीं किया प्रोजेक्ट नहीं जाता किया कि गया, इनकी हाँ। जरूरत है। हाँ, जब उनको अब इनको अब जो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट के बाद इनकी तादाद बढ़ गई है, तो अब गवर्नमेंट कैसे इनको रेगुलाइज करे? बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और मैं भी शुक्रिया आप दोनों का पैनल्स के साथ जुड़ने का। और हम भी चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो डेली विजिटर्स लगातार जिसकी अटेंडेंस है, जो हमेशा ऑफिस में जाता है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, कृपया उनकी तरफ ध्यान दे। और जो इश्यूज़ जो आने वाले समय में जो भी मीटिंग होती है, तो जिस तरह से क्लरिकल स्टाफ के जो प्रेसिडेंट हैं PHE के, और PHE डेली विजिटर्स की जो बात रखी इन्होंने, मनीष जी ने, और प्रेसिडेंट जो इजैक के बाबू हुसैन मलिक जी, कई इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करेंगे तो ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि बात होगी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज़ प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उनको जो डेली विजिटर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं पता होने के कारण जो सरकार तक सही रिपोर्ट जब नहीं पहुँचती, एडमिनिस्ट्रेशन तक सही रिपोर्ट नहीं पहुँचती, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगता है कि इन लोगों को ऐसे ही लगाया गया है। तो यही एक बात है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है या कोई ट्यूबवेल या कोई भी किसी भी ऑल डिपार्टमेंट की बात करें, जब भी कोई काम होता है तो वहाँ पे उन लोगों को शो किया जाना चाहिए कि ये लोग इतनी अटेंडेंस, ये लोग प्रोविजन रखना पड़ता है एम्प्लॉय का। अगर उन्होंने कोई OHT बनाया या कोई ट्यूबवेल बनाया, उसमें उसको चलाने के लिए उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर उस ट्यूबवेल के बाद जगह उसे पार्क बनाना है, पार्क के लिए मालिक के लिए भी प्रोविजन रखना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट में। अगर उसको ट्यूबवेल को चलाने के लिए जो भी चीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में, प्रोविजन तो HOD रखेगा ना, जब जो कंसर्न ऑफिसर वही रखेगा ना। अगर वो प्रोविजन रखेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना। वो प्रोविजन कैसे रखा नहीं, तब आदमी काम से, जब प्रोविजन रखा नहीं, जब लगते जब गवर्नमेंट को हाईलाइट पता चला कि डिलीवरी इतने हैं और डिलीवरी ज़्यादा होगी, अब गवर्नमेंट जी कई सरकार चाहिए। वजह यही रही इनको रेगुलर नहीं ना होने की, HOD ने इनका प्रोविजन रखा ना, प्रोविजन गवर्नमेंट को भेजने का कि कितने अप्लाई चाहिए हमें, कितने लगाने हैं। जी शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात को पूरी अच्छी तरह से रखा, और हम भी चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, तो जो प्रश्न इन्होंने उठाए हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं, 2-4 ही मेन ऐसे हैं प्रश्न हैं। और सबसे अहम बात, मिनिमम वेजेस एक्ट जो जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। 6700 में घर नहीं चलता है। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उस तरह से इनको भी जो डेली विजिटर्स को कम से कम, जब तक कोई और इसको हल नहीं निकलता, अल्टरनेटिव नहीं निकलता, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया जाए। और जो ये जो गरीब लोग हैं जो लगातार 20-20, 25-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका जो मसला मसाइल है वो हल किया जाए। शुक्रिया। कमेंट और राय ज़रूर रखिएगा।